हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखे थी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे हमने कि क्या क्या कंडीशंस होंगे और कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो डिपेंड करते थे ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करते थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जिसका पहला सब पार्ट बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड, कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो परफॉर्म होने चाहिए। तो सेक्शन नंबर 37, 38, 39 उसके पहले पार्ट में है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म। तो 37 ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो पार्टीज हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट उनकी ऑब्लिगेशंस क्या क्या होती हैं। तो 37 ने बोला द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड, किस चीज के लिए, टू इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसिव। या तो वो जो उनका प्रॉमिस था उसको परफॉर्म करें या सामने वाली पार्टी को ऑफर करें कि हम अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड। अनलेस एंड अनटिल सामने वाली पार्टी ने ही उनकी परफॉर्मेंस को बोल दिया कि करने की जरूरत नहीं है या एक्सक्यूज कर दिया या फिर इस एक्ट की किसी प्रोविजन के अंडर वो एक्सक्यूज है कि उनको करने की जरूरत नहीं है। एंड प्रोमिस बाइंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोमिसर है अगर वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा या उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बाउंड होता है टू परफॉर्म द प्रॉमिस अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बस क्या की पॉइंट्स है इस सेक्शन के। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड ईदर बाय द प्रोमिसर या उसके एलआर। तो कौन परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट? परफॉर्मेंस, पहली बात तो है परफॉर्मेंस, उन्हें परफॉर्मेंस करनी है या फिर उन्हें ऑफर टू परफॉर्म देना है, ऑफर टू परफॉर्म द प्रोमिस के लिए उन्हें ऑफर करने की, हम अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए तैयार है, किसको, प्रोमिसर को। तो प्रोमिसर की ड्यूटीज है, ये ऑब्लिगेशन है कि हमें ये करना है या फिर ऑफर देना है। और खुद नहीं कर पा रहे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको वो एम्प्लॉयड कर दे प्रोमिसर। बट एक्सेप्शन क्या है, जहां पर पर्सनल स्किल और पर्सनल कॉन्फिडेंस की बात है वहां पर प्रोमिसर को ही अपने आप परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कोई आर्टिस्ट है, पेंटिंग करता है, डांस परफॉर्मेंस है, सर्जरी कर रहा है कोई डॉक्टर, तो खुद ही करेगा ना, वहां पे किसी और को, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज सकता अगर वो नहीं करता है वो चीजें। एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पेंट पोर्ट्रेट ऑफ बी। हियर द स्किल ऑफ ए इज बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो ए है मान लो बहुत ही अच्छा पेंटर है, आर्टिस्ट है, तो उसने बोला तो बी को कि मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट पेंट करूंगा। लेकिन अब जो ए है वो ही परफॉर्म कर सकता है, उसके जो एल आर है वो नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर ए की डेथ हो जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा ड्यू टू द डेथ। ठीक है, और जो ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे तरह के प्रोमिस देखें जहां पर पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 50 बैग्स ऑफ राइस में तुम्हें डिलीवर करूंगा, तो यहां उसकी जगह कोई और भी कर सकता है जिसको वो अपॉइंट करे। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब पहले में हमने क्या बोला, जो प्रोमिसर है वो परफॉर्म करे या ऑफर करे परफॉर्मेंस का। लेकिन अब यहां पर क्या है, सामने वाली पार्टी ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसको रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो इफ अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज मेड, वैलिड ऑफर किया है आपने कि मैं अपना ऑफर, जो प्रॉमिस था, प्रॉमिसर कह रहा है परफॉर्म करने को तैयार हूं, और जो प्रॉमिस ही है वो रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्टेंस के, नहीं जी मैं तो एक्सेप्टेंस ही नहीं लूंगा, द प्रॉमिसर उस दिन के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा एंड नॉन परफॉर्मेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और उसके राइट्स खत्म नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब वो उसको सू कर सकता है ब्रीच के लिए, प्रॉमिसर सू कर सकता है प्रॉमिस को कि मैं तो तैयार था करने के लिए बट प्रॉमिस ही ने मना कर दिया। कंडीशंस क्या है लेकिन, कि जो वो ऑफर कर रहा है, ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है, दैट मस्ट बी अनकंडीशनल। वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए, और ऐसी मैनर पे होना चाहिए जहां प्रॉमिस ही एग्जामिन कर सके, जो भी वेरीफाई कर सके परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एग्जाम्पल देखो, ए एग्रीज टू डिलीवर टीवी टू बी एट द शॉप ऑन मंडे एट 10 AM, और वो इस हिसाब से कर भी देता है, राइट टाइम पे आके डिलीवरी देने के लिए आ जाता है, लेकिन सामने वाला डिलीवरी लेने से ही रिफ्यूज कर देता है। तो जो ए था वो तो डिस्चार्ज हो गया अपनी लाइबिलिटी से और वो सू भी कर सकता है बी को। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म। अब यहां पर क्या है, जो पार्टी है वो परफॉर्म करने से मना कर रही है, तो व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म, अगर वो रिफ्यूज कर दे काम करने से या डिसेबल हो जाए, अपने आप को डिसेबल बना दे हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, तो पूरा ही प्रॉमिस ना हो पाए, द प्रॉमिसी में
ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड इमीडिएटली या फिर उस डेट का इंतजार करेगा। एग्जाम्पल देखो इसका, ए ने बी को अपॉइंट कर लिया कि मंडे से तू मेरे क्लब में रोज सिंग करेगा, गाना गाएगा, बी को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। लेकिन मान लो बी का कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से अब बी का हो गया एक्सीडेंट, जिसकी वजह से वो टोटली डिसेबल हो गया है परफॉर्म करने के लिए, मान लो कॉमा में चला गया, तो ए मंडे का वेट भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, इमीडिएटली भी कर सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। जब हमें लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, कि मंडे तक तो वो नहीं आप उठ पाएगा कॉमा से, तो वो नहीं कर पाएगा, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं इसको। तो पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली खत्म कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब उसको पता है वो कर ही नहीं पाएगा उस दिन, जिस दिन के लिए हमने फिक्स किया है। अब इसका जो सेकंड सब हेड है वो है बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। ये जो 40 से लेके 45 सेक्शन है उसकी सब हेडिंग है बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो सेक्शन नंबर 40 बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, सबसे पहला कौन करेगा, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, पहला प्रोमिसर खुद करेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव करेगा या फिर एजेंट करेगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात। तो कौन करेगा, प्रोमिसर, 3 इंसान याद रखने आपने, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका एजेंट, इन तीनों में से कोई भी कर सकता है। अब सेक्शन नंबर 41 इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, वो बाद में सू नहीं कर सकता प्रोमिसर को। जैसे यहां पर अगर उसने एजेंट से अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म कराया और जो प्रोमिसी था उसने एक्सेप्ट भी कर ली, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट भी कर ली, तो वो लेटर ऑन सू नहीं कर सकता प्रोमिसर को। ए ओज बी 10,000, अब बी की जगह सी ने 10,000 दे दिए विद बीज कंसेंट, तो बी कैन नॉट लेट, उस बाद में ए को सू नहीं कर सकता। डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटीज। अब इसमें क्या देखो, when 2 or more person make a joint promise, 2 से ज्यादा लोगों ने joint promise कर दिया है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने, all the promiser are jointly responsible during their joint lives। तो अब ए और बी और सी ने joint promise कर दिया सी को कुछ, ठीक है, तो जो ए बी और सी है ये ज्वाइंटली लाइबल होंगे हमेशा अपनी लाइफ में, और अगर इनमें से कोई मर जाता है तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल सर्वाइवर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल, अगर कोई एक मरता है तो हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली विद अदर सर्वाइवर। मान लो इन्होंने कुछ परफॉर्म करना था या फिर पैसे ही देने थे सी को या फिर कुछ भी परफॉर्म करना था प्रोमिसर ने अपनी ड्यूटी, तो अगर ए मर जाता है तो उसका LR ज्वाइंटली विद बी एंड सी लाइबल होंगे सी के लिए। अगर इन तीनों मर जाते हैं तो इन तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव LR ऑफ ए, LR ऑफ बी, LR ऑफ सी लाइबल होंगे सी के लिए, ठीक है। तो ज्वाइंट लाइबिलिटीज याद रखना है बस। ये सेक्शन 42 और सेक्शन 42 और 45 पूछ लेते हैं। तो 42 में ज्वाइंट लाइबिलिटीज है, ठीक है, 42 में ज्वाइंट लाइबिलिटीज है और 45 में ज्वाइंट राइट्स है, बस ये आपको याद रखना है। और यह इन दोनों में बोला है कि आपके LR कर सकते हैं, ज्वाइंट लाइबिलिटी को परफॉर्म करेंगे, और राइट अगर किसी का तो LR ले सकता है वो राइट। 45 में ऐसा बोला है, भी देखेंगे आगे। 43 एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रोमिसी है ना, जैसे ए बी और सी हमने ऊपर देखा और यहाँ पे डी मान लो, ठीक है, अब यहाँ पे डी, तो जो डी है वो ज्वाइंटली अगर ओ करता था इन तीनों से 1,000 रुपीज, तो वो सिर्फ किसी एक से भी मांग सकता है। तो देखो क्या लिखा है, कंपेल एनीवन और मोर, एक या एक से ज्यादा, 2 से भी मांग सकता है, एक से भी मांग सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो वो ए से भी मांग सकता है पूरे के पूरे 1,000 रुपए। तो मान लो अगर डी ने ए से मांगे और ए ने उसको पूरे के पूरे 1,000 रुपीज दे दिए, तो आप बोलोगे ये तो गलत नहीं है, बी और सी तो अपनी लाइबिलिटी से एस्केप कर गए। नहीं, ये गलत नहीं है। अब ए जो होगा वो स्टेप इन कर जाएगा एट द शूज ऑफ डी, और वो बाकी का शेयर बी और सी से मांग सकता है जितना उसको देना था। देखो क्या बोला गया है, किसी को कंपेल कर सकता है पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, लेकिन द ज्वाइंट प्रोमिसर्स आर अमंग देमसेल्व्स मतलब एक दूसरे को देने के लिए लायबल होंगे। तो एक दूसरे को देने के लिए, जैसे बी और सी को अब ए को देना पड़ेगा शेयर जितना उनका बनता था। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ देयर इक्वल देना पड़ेगा, अगर कोई लॉस है तो उसका भी इक्वल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए बी सी ज्वाइंटली प्रोमिसेस टू पे 9,000 टू डी। डी ने क्या किया, ए को बोला तू अकेले ही 9,000 दे दे। अब जो ए है वो रिकवर कर सकता है 3,000 फ्रॉम बी एंड सी, ठीक है। तो ये हो गई इस सेक्शन की बात, सेक्शन नंबर
43। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 44, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। अब इसमें क्या है, वही वाली बात, ए बी सी है, डी बोलता है कि मेरे को सी से तो चाहिए नहीं, मैं उसको रिलीज करता हूं, तो उसने सी को कर दिया रिलीज। तो देखो यहाँ क्या है, व्हेन द प्रोमिसरी रिलीजेस वन जॉइंट प्रोमिसर फ्रॉम लाइबिलिटी इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर। पहली बात, ए और बी को तो देने ही पड़ेंगे। इट डज नॉट रिलीज द रिलीज प्रोमिसर, रिलीज प्रोमिसर मतलब सी, सी को इसने रिलीज कर दिया, ये भी अब अभी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, किसके अगेंस्ट, बी और ए और बी को तो इसको अपना पार्ट देना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए बी सी ज्वाइंटली ओ करते हैं 3000 डी को, ए बी सी ज्वाइंटली वो करते हैं 3000 रुपीज डी को। अब क्या हुआ, ए जो डी है उसने रिलीज कर दिया सी को, उसने सी को कर दिया रिलीज के, मेरे को तेरे से नीचे बाकी दो से ले लूंगा। ए एंड बी जो है ए एंड बी रिमेन, जो लाइबल है उन्होंने 3000 दे दिए ए और बी ने। अब जो ए और बी है वो क्लेम कर सकते हैं सी से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरनली, मतलब 1000 रुपए वो क्लेम कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट सेक्शन 45, डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, जो मैं आपको कह रहा था 42 में हमने पढ़ा जॉइंट लाइबिलिटीज, 45 में जॉइंट राइट्स। तो अगर एक प्रॉमिस मेड किया है टू और मोर पर्सन ने जॉइंटली, तो जब जो राइट क्लेम करने की बारी है, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस लाइज विद ऑल जॉइंट प्रोमिस। इसमें बस हमने पॉइंट ऑफ व्यू देखना है प्रोमिस का। ए के साथ प्रॉमिस किया है बी सी और डी ने, अब बी सी और डी ज्वाइंटली तो उसको बोल ही सकते हैं कि परफॉर्म करो, ठीक है, अपना राइट क्लेम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर बी मर गया तो उसका एलआर कर सकता है, सी मर गया तो उसका एलआर कर सकता है, डी मर गया तो उसका एलआर कर सकता है, इतनी सी बात है। जो पीछे पड़ा उसका ऑपोजिट बस। 42 में पॉइंट ऑफ व्यू था इसका प्रोमिसर का, 45 में पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं प्रोमिसी का, इतना सा फर्क है, आ गया समझ। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, हमने देखा सेक्शन नंबर 37। सबसे पहले जो हमने हेडिंग देखी वो हमने देखी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सारे परफॉर्म होने चाहिए। तो इसमें था कि ऑब्लिगेशन है पार्टी की, ड्यूटी है कि परफॉर्म करे या फिर ऑफर टू परफॉर्म करे, ऑफर टू परफॉर्म दे सामने वाली पार्टी को। 38 में देखा अगर हमने रिफ्यूज कर दिया सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट करने के लिए, तो प्रोमिसर प्रोमिसर अपनी लाइबिलिटी से रिलीज हो जाएगा और ब्रीच के लिए उसको सू भी कर सकता है। 39 में हमने देखा एंटीसिपेटरी ब्रीच, जब हमें लग रहा है कि भाई ये तो उस दिन तक अपने प्रॉमिस को परफॉर्म ही नहीं करेगा, तो जो प्रॉमिसी है वो इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकता है ऑफर को, या फिर उस डेट का वेट करके उस दिन वॉइड कर सकता है और ब्रीच के लिए उसको सू कर सकता है। फिर आते हैं 40 से कि कौन परफॉर्म करेगा, तो 40 में बताया प्रोमिसर, एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। 41 में फिर बताया परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन, अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है देन यू कैन नॉट लेटर ऑन सू द प्रोमिसर। अगर आपने थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर लिया, बाद में आप प्रोमिसर से कुछ नहीं ले सकते क्योंकि आपने तीसरे पर्सन से ले ली एक्सेप्टेंस परफॉर्मेंस। फिर आता है जॉइंट लाइबिलिटीज 42 में, 45 में जॉइंट राइट्स, और बीच में आया 43 जॉइंट लाइबिलिटी की जो एनफोर्समेंट है, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर वहां पर किसी एक ने पे कर दिया है तो इंटरनली दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, अगर एक को रिलीज कर दिया तो जिसको रिलीज किया है उसको बाकी प्रोमिसर्स आपस में ही कंट्रीब्यूट करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के सेक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 46 से 55 या जितने भी इसके नेक्स्ट सेक्शंस होंगे, 45 से जनरली हम शायद हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में 58 तक। उसके बाद हमने लास्ट के तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट देख ही लिए हैं, बीच का थोड़ा सा पार्ट बचता है, उसके बाद 70 के आगे वो 73 74 वाले सेक्शन बचते हैं बस टिल 75 तक। तो देखो अभी हमारे पास 45 से लेके 67 बच गए, और उसके बाद बच गया हमारे पास 73 से 75, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म हो जाएगा। देखो हमने क्या क्या कर लिया है अभी। देखो हमने देखा था ऑफर से शुरू हुआ, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस बन गया प्रॉमिस, कंसिडरेशन ऐड हुई, अग्रीमेंट बन गया, ठीक है। इन सब की कम्युनिकेशन हमने देखी थी सेक्शन नंबर 3 में और 4 में। रेवोकेशन हमने देखा 5 में और 6 में। 7 में हमने देखा मिरर रूल, एब्सोल्यूट होनी चाहिए मिरर रूल। 8 में क्या देखा हमने कि एक्सेप्टेंस होगी कैसे,
कंडीशन परफॉर्म करके, कंसिडरेशन लेके, कैसे कैसे होगी। और 9 में हमने देखा जो प्रोमिसेस हैं दे कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। और अब यहाँ पे हमने एग्रीमेंट से अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो हम आ गए थे सेक्शन 10 में, सेक्शन नंबर 10 में। ठीक है, तो उसके बाद सेक्शन 11 में हमने देखा, 11 में कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। 12 में हमने देखा साउंड माइंड। 13 में हमने देखा कंसेंट, मतलब डिफाइन ही किया कंसेंट। 14 में फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट के अंदर ही हमने क्या क्या देखा, 15 कोअर्जन से नहीं होना चाहिए, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, 17 फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए, 19 में हमने देखी वॉइडेबिलिटी, और 19A में भी हमने देखी अनड्यू इन्फ्लुएंस की वॉइडेबिलिटी। उसके बाद 20 में हमने 20, 21, 22 में हमने देखा मिस्टेक। 23 से हमने देखना शुरू किया 20, फिर आता है 23। इसमें हमने देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं और कौन सी कंसिडरेशंस लॉफुल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम आ गए वॉइड एग्रीमेंट्स में 23 के बाद। तो आगे उसके बाद वॉइड अग्रीमेंट 24 सबसे पहला, जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन हो। 25 कंसिडरेशन ही ना दियो, उसकी 3 एक्सेप्शंस। 26 रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। 27 रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। 28 रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। 29 अनसर्टेनिटी। 30 वेजर। 31 से हमने देखे, 31 में कॉन्टीजेंसी डिफाइन हो गई, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। 32 में फिर हमने देखा हैपनिंग पे डिपेंड करते हैं। 33 में देखा नॉन हैपनिंग। 35 में देखा हैपनिंग प्लस नॉन हैपनिंग प्लस टाइम स्पेसिफाइड। 34 में हमने देखा अगर किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड है कॉन्टीजेंसी। और 36 में हमने देखा इम्पॉसिबल चीज़ का अगर हो तो वो भी वॉइड होता है, इम्पॉसिबल काम करने की कंडीशन अगर हमने लगा दी। 37 से लेके 45 तक हमने आज देख लिए। तो बस अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।